वैल्यूएशन अंडर द कस्टम एक्ट 1962। इस चैप्टर को पढ़ने का दो तरीका है, या तो आप प्रोविजन सारे पढ़िए, कंफ्यूज होइए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसी के साथ प्रोविजन को पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। तो ज़्यादा बढ़िया तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसमें आएगा न्यूमेरिकल। तो हम लोग भी उसी प्रोसेस से चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रोविजन को समझेंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया गया और ऐसा क्यों कहा गया कि ऐसे कैलकुलेट होगा आपका असेसेबल वैल्यू। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स जो हमें जानना जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं आज के लिए। ठीक है, चैप्टर के शुरुआत में एक चीज आपको बोल दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को इग्नोर किया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के टाइम, आंसर निकालने के टाइम ये दोनों टैक्सेस इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं, मतलब कैलकुलेट नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने टाइप्स ऑफ ड्यूटी में पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने जीएसटी के अंदर पढ़ा होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से जो नुकसान हुआ जीएसटी इंप्लीमेंट होने के कारण, उसका भुगतान सेंटर कर रही है, मतलब हमसे वसूल कहीं कर रही है बट कर रही है। अभी ये सीन गुड और लग्जरी गुड पे सिर्फ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जब वैल्यूएशन अंडर कस्टम में हम आएंगे तो हमारा जो चैप्टर शुरू होगा काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, पर हम लोग उसे एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 14 जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको बताता है वैल्यूएशन कैसे करना है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटिव रूल, और वो रूल है बहुत सारे, तो उस रूल्स में जाइएगा, कंफ्यूज होइएगा। इसलिए कहता हूँ कि पहले रूल्स के बारे में बोलेगा, फिर रूल्स का इंटरप्रेटिव नोट जो है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो रूल्स और फिर रूल्स का नोट, तो चैप्टर में यही है बस। इंपोर्टेड गुड्स के लिए रूल, उसका नोट, एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए रूल और उसका नोट, ये है आपका चैप्टर ओवरऑल। जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम अभी पढ़ ले रहे हैं, जो हमारा बेसिक है, जो हमें जानना जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम रूल के अंदर तब जाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन में जहाँ जो पॉइंट आएगा वहाँ पे क्यों ऐसे किया गया, कौन सा रूल था जिसने कहा कि ऐसे करना है आपको, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। और सबसे पहला चीज, इंट्रोडक्शन के टाइम आपको बोला द मैनर इन विच कस्टम ड्यूटी इज चार्ज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज आइदर बाय वे ऑफ। पहला चीज है स्पेसिफिक ड्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 658 रुपया पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब ये वेट के ऊपर होता है। ठीक है, रुपये के टर्म में होता है कि पर केजी 10 रुपया, 10 रुपी पर केजी कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। ये चार्ज होता है बेस्ड ऑन क्वांटिटी, वेट और वॉल्यूम ऑफ द गुड रादर देन देयर वैल्यू। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। दूसरा होता है एड वैलोरम ड्यूटी, जो कि परसेंटेज के बेस पे होता है, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड। मतलब अगर गुड का वैल्यू 1,00,000 आया और परसेंटेज दिया हुआ है 10%, तो इसका मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होगा वो होगा 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, ये डिपेंड करता है वैल्यू पे। तो इसी का स्पेसिफिक ड्यूटी हुआ, और ये हुआ आपका एड वैलोरम ड्यूटी जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब इंडिया में दोनों चीजें, स्पेसिफिक ड्यूटी भी है और एड वैलोरम ड्यूटी का भी यूज करता है, और वैसा बात है। वी नीड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुड ऑफन कॉल्ड असेसेबल वैल्यू। ठीक है, असेसेबल वैल्यू कहा जाता है, इस पर हमें कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन का मतलब कि पहले आते हैं थोड़ा और जान लेते हैं। सबसे पहला चीज है एक्स फैक्ट्री प्राइस। ये क्या होता है? इसका मतलब हुआ एक मैन्युफैक्चरर जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है तो उसमें मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, फ्यूल्स, पावर जो भी हो, बिजली या जो भी, ये सारे खर्चे जोड़ने के बाद वो मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट जोड़ता है। और उसके बाद जो वैल्यू का, गुड्स का वैल्यू आता है, कहने का मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस कहते हैं उसे। कहने का मतलब फैक्ट्री के जस्ट गेट के बाहर जो प्राइस निकल के आया उसे कहा जाता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। समझ गए? इट इज द प्राइस ऑफ द गुड एट द फैक्ट्री गेट। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विदाउट कॉस्ट ऑफ फ्राइट फॉर आउटवर्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब जस्ट गेट के बाहर सामान लेके आओ, उसका कॉस्ट क्या है, उसे कहा गया एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस प्रॉफिट।
ठीक है, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब आता है फ्री अलोंग साइड, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है गुड्स गेट पर आ गया, गेट पे आ गया फैक्ट्री के, अब यहां से ये जाएगा कहां पे? पोर्ट पे। पोर्ट पे तो जो पोर्ट तक पहुंचेगा वहां तक का जो भी कॉस्ट होगा, शिपमेंट का कॉस्ट, ट्रांजिट का कॉस्ट, फ्राइट का कॉस्ट, इंश्योरेंस का कॉस्ट, उसे कहते हैं फ्री अलोंग साइड, FAS। लोकल फ्राइट, लोकल टैक्सेस, एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस लोकल फ्राइट, लोकल टैक्सेस, वो आपका हो गया एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस लोकल फ्राइट, लोकल टैक्सेस, क्या हो गया आपका? FAS, फ्री अलोंग साइड। ठीक है, फ्री अलोंग साइड टर्म का नाम दिया गया। ठीक है, अब जब पोर्ट पे आ गया, अब पोर्ट पे आने के बाद वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करिएगा, आप लोडिंग चार्जेस पे करिएगा, तो फ्री अलोंग साइड प्लस लोडिंग चार्जेस प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब इस पर यहां अगर जो पानी का जहाज लगा हुआ है इस पर चढ़ाया गया तो लोडिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया गया। अब ये जो है ये है आपका, क्या कहते हैं इसे हम लोग, अब गुड्स जब यहाँ पे रखा हुआ तो क्या कहलाएगा वो? FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड बोर्ड मतलब ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड पड़ा, फ्लाइट ऑन बोर्ड। ठीक है, मतलब अब सामान जहाज पे चढ़ गया, मतलब अब तक जो है हम कहाँ पर हैं? एक्सपोर्टर के पोर्ट पे ही खड़े हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर के पोर्ट पे खड़े हैं। ठीक है, तो यहां तक का जो दाम आया उसको कहेंगे FOB, FAS तो यहीं पे था, FOB, फ्री ऑन बोर्ड। अब इसके बाद आता है CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्राइट। ये क्या हुआ? अब ये शिप यहां से निकलेगा और पहुंचेगा कहाँ? इंडिया के पोर्ट पे, इंडिया के पोर्ट पे। ठीक है, तो यहां भी खर्च होगा इंश्योरेंस, फ्राइट। तो ये हो गया आपका, जब इंडिया के पोर्ट पे सामान पहुंचा तो उसे कहलाएगा CIF, और कस्टम ड्यूटी बेसिकली इसी पे लगता है, CIF वैल्यू पे आपका कस्टम ड्यूटी लगता है। तो वो क्या हो गया? FOB प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट। समझ में आ गया? अब इंश्योरेंस का एक रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग पढ़ेंगे, फ्राइट पे रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्वेश्चन के साथ। तो समझ में आया क्या हुआ एक्स फैक्ट्री प्राइस? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स फैक्ट्री प्राइस, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा, क्या क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें? उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा लोकल टैक्सेस, लोकल ड्यूटीज, लोकल फ्राइट। ठीक है, उसमें जोड़ना पड़ेगा बाद में क्या? लोडिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और उसके बाद फिर क्या जोड़ना पड़ेगा? इंश्योरेंस, फ्राइट, तब जाके हमें मिलेगा एसेसेबल वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो डिपेंड करता है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारा सोल्यूशन कैसे आगे प्रोसीड करेगा। अब सेक्शन 14 वैल्यूएशन के बारे में बात करता है, और वो सिंपली कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू बस इसके बारे में बोल दिया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगा वही होगा एसेसेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स। ठीक है, उस पे ही कस्टम ड्यूटी लगेगा। द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू कहा गया वो प्राइस जो एक्चुअली पे करना है या पे कर दिया गया, पेड और पेएबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट के लिए बताया। ठीक है, फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन वेयर द बायर एंड सेलर ऑफ द गुड्स आर नॉट रिलेटेड, अगर रिलेटेड नहीं है तब, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। याद आ रहा है कुछ? वैल्यूएशन अंडर GST के ऐसा लाइन लिखा हुआ था, transaction value, the price actually paid or payable for the goods where the buyer and seller are not related and the price is sole consideration। समझ गए? लेकिन अगर इसमें कुछ भी मिसिंग रहा इन चीजों में से तो कंडीशन, however further condition may be specified in rule made in this behalf, तो उसके लिए रूल में जाके हमें फिर पढ़ना पड़ेगा कि कैसे वैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो जनरली वैल्यू क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो प्राइस एक्चुअली पेड या पे करना है, या तो पे कर चुके या पे करना है, वही होगा अगर बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है तो, और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है तो। ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स में सेम लाइन लिखा गया, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, बस चेंज यही है, टू इंडिया, फ्रॉम इंडिया, फॉर डिलीवरी एट टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन where the buyer and seller of goods are not related and price is sole consideration. However,
दिस केस ऑल्सो फर्दर कंडीशन में बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स। अब रूल में फर्दर कंडीशन लिखा रहेगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू सेल ऑल्सो इंक्लूड, ट्रांजेक्शन वैल्यू और क्या इंक्लूड करे, वहां पे था अपना ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑल्सो इंक्लूड था ना, बहुत सारा पॉइंट था वहां पे जो लिखा हुआ था, याद होगा तो आपको। जैसे वहां पे कमीशन ब्रोकरेज भी था, याद है, वहां पे था प्राइस किसी और थर्ड पार्टी के बिहाफ पे अगर पे कर रहे हैं वो भी था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी है, डिस्काउंट लेस करना था। अगर गवर्नमेंट ने दिया है आपको सब्सिडी तो लेस होगा, लेकिन अगर किसी और पार्टी ने तो सब्सिडी लेस नहीं होगा, याद होगा तो, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कहा गया कि ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल आल्सो इंक्लूड इन एडिशन टू द प्राइस एज अफोरसेड, जो ऊपर कहा गया पेड और पेएबल, उसके अलावा और क्या इंक्लूड करे। ऐसे यहाँ भी है, कमीशन ब्रोकरेज इंक्लूड होगा, इंजीनियरिंग चार्जेस, डिजाइन वर्क, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब क्या, सीएफ वैल्यू, वही तो पहुंच रहे हैं हम लोग सीएफ वैल्यू पे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस सारा इंक्लूड होगा। पर रूल्स देखना पड़ेगा आपको, रूल्स में कुछ कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर एयर से होगा तो इतना ही परसेंटेज होना चाहिए, एफओबी का, सीआईएफ का, ये सब जानेंगे हम लोग क्वेश्चन के साथ, अभी नहीं, ठीक है। सच रूल में प्रोवाइड फॉर द सर्कमस्टांसेस इन विच बायर एंड सेलर शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड, ठीक है, वो रूल बताएगा। द मैनर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड वेयर देयर इज नो सेल, नो सेल और द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड और प्राइस इज नॉट सो कंसिडरेशन, ऑब्वियस सा बात है, नहीं होगा तब क्या होगा, क्या बताएगा, कौन बताएगा, रूल बताएगा। द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ऑब्वियस सा बात है, वैल्यू तो आप ही बताइएगा ना, कि आप प्राइस आपने पे किया पेएबल है वो तो आप बताइएगा, लेकिन ऑफिसर उसको डाउट कर सकता है, रीजन हो सकता है डाउट करने का, हो सकता है उसको लगे कि आप गलत रेट गलत कोट कर रहे हैं ताकि ड्यूटी कम देना पड़े, तो वो चीज़ भी है, वो भी आपको रूल के अंदर ही मिलेगा। The additional obligation of the importer in respect of any class of imported goods and the checks to be exercised including circumstances and manner of exercising thereof as the board may specify, where the board has reason to believe that value of goods that may not be declared truthfully or accurately, ठीक है। एडिशनल ऑब्लिगेशन जो भी होगा वो सारा चीज आपका रूल के अंदर है। वो रूल कौन सा है, तो रूल है कस्टम असिस्टेंस वैल्यूएशन डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड रूल्स 2023, ठीक है। अब ये इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं जाने का, कंफ्यूज नहीं होने का, बेकार चीज़ों को पढ़े कोई फायदा नहीं है, तो बेकार चीज़ों में से एक है, समझ गए। कितने रूल है, 12 रूल नहीं है, ये तो कुछ और बोला है। रूल कितने नीचे आएगा, हाँ इसके नीचे देखिए दिखाता हूँ, ये रहा, ये 2007 कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड रूल 2007, इसके अंदर कितने रूल हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 क्या है, नोट्स है, इन सारे रूल्स का नोट्स, यहाँ से यहाँ जो रूल्स है ना इनका नोट्स, ये 13 रूल नंबर 13 इंटरप्रेटिव नोट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कब कैसे आपको वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ आइडेंटिकल गुड्स के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा, सिमिलर गुड्स के लिए क्या होगा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होगा, अगर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हुआ 3, 4, 5 के अंदर तो कैसे होगा, डिडक्टिव वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, ड्यूअल मेथड, कॉस्ट एंड सर्विस, डिक्लेरेशन बाय इंपोर्टर, रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू, सारा चीज यहाँ पे है, ठीक है। आप डिक्लेयर किए, ये रिजेक्ट किया तो क्या होगा, समझ में आया। कॉस्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे आपका इंश्योरेंस फ्लाइट के बारे में है, कितना परसेंटेज डालना है आपको, मैक्सिमम क्या आपका इंक्लूड होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये रूल है, तो हम लोग रूल के अंदर जाएंगे नहीं, क्वेश्चन के साथ जाएंगे धीरे धीरे, ये तो समझ में नहीं आएगा रूल्स पढ़िएगा तो। अब मेन चीज जो है आपका कन्वर्जन, ये क्या है। अब ऑब्वियस सा बात है, जब मैं सामान खरीद रहा हूँ विदेश से मतलब बाहर से, तो वो मुझे रुपये में तो बेच नहीं रहा, डॉलर हो सकता है, येन हो सकता है, ठीक है, डॉलर, येन, यूरो, पाउंड, कुछ भी हो सकता है। तो किस रेट से कन्वर्ट करें, तो सरकार ने कहा उतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंपोर्ट का बात है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे वो डेट को जो रेट होगा उसको लेना है। बोला एक्सपोर्ट के लिए, बोला एक्सपोर्ट जिस दिन शिपिंग बिल फाइल करोगे या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जिस दिन फाइल होगा, ठीक है, वो डेट, उस डेट को जो भी रेट होगा उससे कन्वर्ट करेंगे डॉलर को
रुपी में, येन को रुपी में, ठीक है, या रुपी को येन में, एक्सपोर्ट के केस में जैसा भी करना हो, ठीक है। कौन सा रेट, तो बोला गया जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हो इंपोर्ट के केस में, या जिस दिन बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल फाइल हो एक्सपोर्ट के केस में, सॉरी इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री फाइल हो, ये कहा गया। पर बोला वो रेट बताएगा कौन, वो रेट बताएगा कौन, तो बोला वो रेट कौन बताएगा, तो बोला अ रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय 3 एजेंसी। इंडिया में 3 एजेंसियां हैं जो रेट नोटिफाई करती हैं। एक तो अपना खुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल सीबीआईसी, जब इसका एक्ट पढ़ रहे हो तो जो ये रेट नोटिफाई करेगा वो यही नोटिफाई करेगा, उसी को मानना है। लेकिन नोटिफाई कौन कौन करता है बता दिया गया, 3 एजेंसी, सीबीआईसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये 3 लोग रेट बताते हैं। लेकिन कस्टम वैल्यूएशन के लिए जो रेट बोर्ड बताएगा, मतलब सीबीआईसी जो रेट बताएगा उसी को मानना है। और वो रेट बोर्ड डिटरमाइन करेगा क्या रेट होगा, कि डॉलर पर रुपी का क्या रेट होगा, येन पर रुपी का क्या रेट होगा, यूरो पर रुपी का क्या रेट होगा, कौन बताएगा, तो सीबीआईसी बताएगा। सीबीआईसी जो रेट कोट करेगा उसी को हमें यूज करना है कन्वर्ट करने के लिए। किस डेट को, अगर इंपोर्ट है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, और अगर एक्सपोर्ट है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल या शिपिंग बिल। समझ में आ गया। Thus, for the purpose of valuation under custom, rate notified by CBIC shall be taken into account। अब ऐसा बात है, इसका एक्ट है तो इसी का रेट मानना पड़ेगा, काम खत्म, ठीक है। चाहे आपको कन्वर्ट करना हो इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में या फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में, आप यूज उसका रेट करिएगा, सीबीआईसी का। डेट पता चल गया, रेट पता चल गया, ठीक है। डेट समझ में आ गया, रेट समझ में आ गया, दोनों पॉइंट क्लियर यहां से। ठीक है। अभी जो रूल है इसके अंदर तुम लोग जाएंगे नहीं, तो ये था इंपोर्ट का रूल। उसके बाद आता है आपका एक्सपोर्ट का रूल, वो इसके बाद है। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है वो बता दो, रूल नंबर 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका। देखिए यहां से इंटरप्रेटिव नोट स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं। रूल 13 के अंदर रूल 12 तक बताया गया, ऊपर तक रूल 13 से इंटरप्रेटिव नोट्स, उसके बाद फिर रूल 2 का नोट्स, रूल 3 का नोट्स, रूल 4 का नोट्स, रूल 5, रूल 6, रूल 7, ऐसे करते हुए रूल 12 तक का नोट्स दिया गया है, ठीक है। रूल 10 का नोट्स, और यहाँ पे हो गया, खत्म हो गया रूल 12 का नोट्स यहाँ तक, ठीक। देख लीजिए, आइए ऊपर थोड़ा सा, कहाँ चला गया, अच्छा रूल 10 तक का ही नोट्स दिया है, 10 के बाद शायद नहीं दिया है। उसके बाद क्या है, कस्टम वैल्यूएशन डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड रूल 2007। यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए रूल दिया गया है 2 से लेकर के 8 तक, ठीक है। रूल 2, रूल 3 ऐसी करते हुए इसका रूल है सारा एक्सपोर्ट वाले का। हाँ ये है आपका अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इंटरप्रेटिव नोट्स नहीं है एक्सपोर्ट के अंदर हमारे सब्जेक्ट। अब ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ ड्यूटी वाला, याद होगा तो। अगर होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गया तो क्या कहा था, रेट कौन सा लेंगे, कस्टम ड्यूटी का मैंने बीसीडी का कौन सा रेट लेंगे, तो कहाँ ही था, द रेलेवेंट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल ऑफ व्हीकल जो बाद में हो। अगर लैंड कस्टम स्टेशन है तो, अगर पानी वाला जहाज का बात किया तो फिर बोला रेलेवेंट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड ऑफ वेसल जो बाद में हो। अगर हवाई जहाज का बात करें तो फिर वही चीज था, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट जो बाद में हो। उस दिन जो रेट होगा, रेट करने का मतलब उस दिन जो कस्टम ड्यूटी का रेट होगा उसको लेंगे। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए था कन्वर्जन रेट, हमने देख लिया कन्वर्जन रेट किसका होगा, सीबीआईसी बताएगा, कौन सा डेट होगा पता चल गया। अब कस्टम ड्यूटी का रेट क्या होगा वो भी पता चल गया हमें, अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल किया तो।
लेकिन अगर गुड्स वेयर हाउस हो गया तो उस केस में सीधा कहा था डेट ऑफ फाइलिंग और बिल ऑफ एंट्री, काम खत्म। और अदर गुड्स में कहा था डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो हमने ये पहले भी पढ़ा था, कोई दिक्कत। पर बैगेज के केस में, इंपोर्ट बाय पोस्ट के केस में 78 और 83 नॉट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 78 और 83 अप्लाई होगा, ये कहने का मतलब हुआ इसके लिए 78 है, इसके लिए 83 है। बैगेज के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर में नहीं आ गया है बैगेज, ठीक है। अब आता है एक्सपोर्ट गुड्स के लिए, तो ऑब्वियस सा बात था, जिस दिन आपका डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जिस दिन आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा उस दिन जो रेट होगा वो लेंगे। अदर गुड्स में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, काम खत्म। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था, तो ये सेक्शन 16 था और ये सेक्शन कौन सा था, 15, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। एक ऐसी क्वेश्चन दे दिया, अ मटेरियल वाज इंपोर्टेड, CIF प्राइस 5000, CIF मतलब क्या होगा, इंडियन पोर्ट पे सामान आ गया तब तक का प्राइस 5000। फ्राइट पेड वाज 1500 एंड इंश्योरेंस कॉस्ट 500, समझिएगा, फ्राइट 1500, इंश्योरेंस कॉस्ट 500, ऐसा क्यों कर रहा है ये, कंफ्यूज हो रहा है, आती है। तो बैंक का रिलाइज, जब आपको लग रहा है कि जब CIF दे दिया तो फिर फ्राइट और इंश्योरेंस क्यों दे रहा है। The banker realized the payment from the importer at exchange rate 71 per dollar, बट CBI 70 रुपया का है, तो कन्वर्ट तो इस रेट पे होगा, इस रेट पे तो होगा नहीं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग ड्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो 5000 CIF वैल्यू, उसमें करेंगे फ्राइट को लेस, उसमें करेंगे इंश्योरेंस लेस, और आ जाएंगे FOB वैल्यू पे, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब उसके पोर्ट पे दाम क्या था तब तक पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी फ्राइट का बात होता है, और आप ये रूल पढ़िएगा, अगर फ्राइट इंपोर्टर एयर से कर रहा है तो फ्राइट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ FOB। ये कौन कहा, रूल 10, रूल 10 ने ऐसा कहा था। इस कारण से अगर हम लोग एयर से सामान मंगा रहे हैं, मतलब एरोप्लेन से सामान मंगा रहे हैं, तो एक सामान कैसे मंगा रहा है, बाई एयर। अगर एरोप्लेन से सामान मंगा रहे हैं तो फ्राइट जो है वो 20% ही होगा FOB का, किसी भी हाल में, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारे केस में फ्राइट कितना था, 1500, क्या ये 20% है 3000 का, नहीं, ये 50% है, इसका मतलब वो बस 600 ही होना चाहिए। इंश्योरेंस हम एक्चुअल लेंगे, क्यों इंश्योरेंस ऊपर जोड़ना पड़ा, क्योंकि हमें FOB चाहिए था, और FOB होता क्या है, FOB होता है फ्री ऑन बोर्ड, और वो प्राइस कब तक होता है, उस इंपोर्टर के पोर्ट पे क्या प्राइस था, सॉरी एक्सपोर्टर के पोर्ट पे क्या प्राइस था गुड्स का, थोड़ा जोड़ने के बाद। तो एक्सपोर्टर के पोर्ट पे अगर हमें दिया हुआ CIF वैल्यू, मतलब इंपोर्टर के पोर्ट पे क्या है सब कुछ जोड़ के, उसमें अगर इंश्योरेंस और फ्राइट को खींच लें बाहर तो क्या बचेगा, FOB। तो FOB का 20% 600 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ तो ऐसे लिखा, फ्राइट बाय एयर शैल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट 20% ऑफ FOB, क्यों, क्यों पता नहीं है, और सेकंड एक्चुअल। अब इनमें से जो लोअर होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, समझ में आया, कैसे लिखेंगे, फ्राइट लोअर ऑफ फॉलोइंग as the goods are imported by air as per rule 10(2), ठीक है, यही लिख देंगे, बस इतना ही काफी है लिखना आपके लिए। मार्क्स देगा वो, पूरा बड़ा नोट्स लिखना एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ना, कोई जरूरी नहीं है। 20% ऑफ FOB और एक्चुअल, तो 20% FOB क्या होगा 600, और ये 1000, दोनों में लोअर क्या है 600, आया समझ में। ऐसे इंश्योरेंस एक्चुअल लेंगे तो 4100, कन्वर्ट कैसे करेंगे 70 रुपये पे, जो CBIC का रेट है, एसेबल वैल्यू क्या होगा 2,87,000। अब ये रूल 10(2) में कहाँ लिखा हो, आगे जाके ऊपर देख लीजिए, मतलब देखना हो देख लीजिए, मैं ऊपर नीचे करूंगा आप कंफ्यूज होइएगा, इसलिए बस मैं बोल रहा हूँ, आप ऊपर जाके देख लीजिएगा, रूल 10 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 है, हम लोग 6 और 7, हाँ 6 7 आज देख लेते हैं, ठीक है, 8 को हम लोग कल समझेंगे, 6 और 7 आज देख लेते हैं। आइए देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री, मैंने एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया $10,000,
ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट 500 जुड़ेगा, हमको एफओबी जाना है अभी तक। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन ऑन इन द शिप, ये भी जुड़ेगा। बाइंग कमीशन पेड बाय इंपोर्टर, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इसके बारे में देखिए जानिएगा हम लोग आगे जाएंगे। फ्राइट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, मतलब वहां से जहाज पे चढ़ने के बाद यहाँ तक आया था 1000 रुपया। अब ये जो 20% है ना, ये जो 20% है ये एयर फ्राइट पर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। वेसल से आएगा, ट्रक से आएगा तभी 20% नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले तो एक्स फैक्ट्री प्राइस लिखे 10,000, ट्रांसपोर्ट चार्ज अप टू पोर्ट 500, हैंडलिंग चार्ज एट द पोर्ट 50, ये हो गया फ्री ऑन बोर्ड, ये तीनों जोड़े निकल गया फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। इसमें जोड़े फ्राइट चार्जेस इंडिया तक, इंश्योरेंस भी जोड़ना है हमें, नहीं दिया, अगर इंश्योरेंस असर्टेबल नहीं है तो फिर रूल 10 कहता है, रूल 10 क्या कहता है, 1.125% ऑफ एफओबी, 1.125% ऑफ एफओबी, ये भी रूल 10 ही का है। तो हम क्या कहेंगे, इंश्योरेंस चार्जेस ब्रैकेट में नोट में लिख देंगे, एज पर रूल 10 इफ द इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट असर्टेनेबल इट शैल बी 1.125% ऑफ एफओबी। समझ में आया, काफी है, इतना लिखना काफी है, एज पर रूल 10, नहीं समझे, as per rule 10 if the insurance charges are not ascertainable it is 1.125% of FOB। कोई दिक्कत, जोड़ दिया। CIF आ गया, रेट कौन सा लेंगे कन्वर्ट करने के लिए, और वैसे बात एक्सचेंज रेट देखी को दिया गया तो वही लेंगे 70 रुपया, कन्वर्ट कर दिया हमने, निकल गया है सेवल वैल्यू। अब आइए, बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होता है, ये भी रूल 10 बोलता है, बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन असेसेबल वैल्यू, रूल 10(1) इसके बारे में बोलता है। बाइंग कमीशन को कभी इंक्लूड नहीं करना है, बाइंग कमीशन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन 7, एफओबी दिया हुआ है पर हमें CIF चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे एक्सपोर्ट का बात है तो CIF का क्या मतलब है, एफओबी ही काम देगा हमें, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना तो एफओबी से ही काम है हमें। शिपिंग बिल प्रेजेंटेड 26 अप्रैल, तो शिपिंग बिल जिस दिन प्रेजेंट हुआ उसी डेट को रेट ऑफ ड्यूटी होगा, उसी डेट को रेट ऑफ एक्सचेंज कंपनी के लिए यूज करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर पास्ट ऑर्डर, अब समझिएगा, शिपिंग बिल प्रेजेंट हुआ 26 अप्रैल को, लेकिन जो ऑर्डर पास हुआ क्लियरेंस के लिए वो 4 मई को हुआ, तो रेट ऑफ ड्यूटी जो होगा वो 4 मई को लेंगे। शिपिंग बिल प्रेजेंटेड के लिए क्या लेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो शिपिंग बिल प्रेजेंटेड को लेंगे। समझ में आया क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहां पे कहा गया था अगर आप बात करें रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए तो वो कहा था डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग माने कि बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो कब एक्सपोर्ट प्रेजेंट हुआ, 26 अप्रैल को, तो रेट ऑफ एक्सचेंज कब का यूज होगा, 26 अप्रैल का। तो देखिए क्या किया, 1 लाख और यहां लिखा 70, किसका यूज करेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज 70, ठीक है। कस्टम ड्यूटी का क्या यूज करेगा, 8%। समझ में आया क्यों, समझ गया ना क्यों, कंफ्यूज हुए। एक्सचेंज रेट के लिए क्या कहा गया था, एक्सचेंज रेट के लिए कहा गया था इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ फाइलिंग ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के केस में डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑन विच शिपिंग बिल इज फाइल्ड, ठीक है। लेकिन जब रेट ऑफ ड्यूटी का बात आया तो एक्सपोर्ट के केस में क्या कहा गया था, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जिस दिन एक्सपोर्ट ऑर्डर पास हो जाएगा फॉर क्लियरेंस फॉर लोडिंग, ठीक है, तो वो तो 4 मई को हुआ, तो कन्वर्जन का रेट तो 26 अप्रैल का ही हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी जो होगा वो 4 मई को हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 मई को शिपिंग मैंने ये लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास हुआ आपका, आया समझ में। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन को समझने बनाने के टाइम अगर आपका हल्का सा भी डेट में ऊपर नीचे हुए तो गलती हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कब कौन सा डेट के बारे में बोला गया था, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट के लिए तो क्या हो जाएगा 26 अप्रैल, क्योंकि शिपिंग बिल तो इस दिन फाइल हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर तो 4 मई को पास हुआ ना, तो रेट ऑफ ड्यूटी 4 मई का, तो ये आपका निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत। इलस्ट्रेशन 8 हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी आपको समझाने के लिए समझा दिया। अब अगर रूल 10(2) का बात करें तो आइए एक बार देख लेते हैं, सॉरी रूल 10 का 10(2) नहीं,
रूल 10 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख ही लेते हैं ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। किधर, अच्छा आ गया है रूल 10 नीचे ऐसा, या रूल 9 रूल 10, ठीक है। देखिए रूल 10 का पहला ही लाइन कहता है बाइंग कमीशन मीन्स फीस पेड बाय एन इंपोर्टर टू हिज एजेंट फॉर द सर्विस ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिम अब्रॉड इन द परचेज ऑफ गुड्स बीइंग वैल्यूड। कहने का मतलब अब हम तो इंडिया में हैं, तो हमको कोई दलाल चाहिए ना जो चाइना में हो, अमेरिका में हो, जो मेरे बिहाफ पे वहां काम करे। तो वो जो दलाल है उसको जो कमीशन देंगे उसको कहते हैं बाइंग कमीशन। और ये एक सर्विस है बेसिकली, आप जरा उसके लिए चार्ज कर रहा है। ये गुड्स से इसको क्या लेना देना? आप जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है इंपोर्टर, उससे इसका क्या लेना देना? क्या उस गुड्स का वैल्यू का पार्ट बनना चाहिए? इसको नहीं बनना चाहिए, अवश्य बात है। ये तो आप एक सर्विस के लिए पैसा दे रहे हैं किसी एजेंट को, दलाल को, तो उसका पार्ट है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। देयर आर टू फैक्टर्स, को छोड़ दीजिए, जो आपका इंपॉर्टेंट खाली उसे कवर करते हैं हम लोग। 10 1 2 कहाँ चला गया इसका? ऊपर नीचे है, रुकिए एक सेकंड, रूल 10 में आइए। इंटरप्रेटिव नोट से बाहर आना यार, 12 11, हाँ ये देखिए रूल 10, ठीक है। फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड होगा? देयर इनकर्ड बाय द बायर बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। अगर इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड करना है क्या? कमीशन और ब्रोकरेज, लेकिन बाइंग कमीशन को छोड़ के। बाइंग कमीशन क्या, उसके बारे में बताया नोट्स के अंदर। द कॉस्ट ऑफ कंटेनर विच आर ट्रीटेड एज बीइंग वन फॉर कस्टम पर्पस विद द गुड्स इन क्वेश्चन, ठीक है। कंटेनर का कॉस्ट जो गुड्स के साथ ही आ रहा है, समझ गए। द कॉस्ट ऑफ पैकिंग वेदर फॉर लेबर और मटेरियल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी इंक्लूड होगा। मैंने आपने कहा कि सर मेरे सामान थोड़ा अच्छा से पैक करिएगा, तो पैकिंग भी इंक्लूड होगा आपके गुड्स के साथ, मैंने एक्सेसिबल वैल्यू निकालने के साथ, समझ गए। पर बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद the value apportioned as appropriate of the following goods and service were supplied directly by the buyer free of charge or at reduced cost for use in connection with the production and sale of export of imported goods to the extent that such value has not been included। अगर include नहीं है तो include होगा। कौन सा? material component parts similar item incorporated in the imported goods, tool dyes malt similar item used in the production of imported goods, material consumed in the production of imported goods, engineering development artwork design work plans। ये सब आप सेक्शन 14 में लगभग मोटा मोटी आपने देखा था, ठीक है। एल्सवेयर देन इंडिया, इंडिया में नहीं होना चाहिए सब चीज, ठीक है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट इंडिया में लाके नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर हुआ है तब। एंड नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। रॉयल्टी लाइसेंस फी रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स, अब ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आइए। हाँ देखिए, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्ज इंक्लूड होगा एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। लेकिन कहा गया however where the cost referred in clause A is not ascertainable such cost shall be 20% of free on board। कहा गया क्लाउज ए में क्या था? लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग चार्जेस। अगर ये आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये होगा 20% ऑफ FOB। अगर नहीं दिया गया है तो, अपने वाले क्वेश्चन में 1000 दिया गया था, नहीं दिया गया है तो 20%, अगर दिया गया है तो उसी को लेना है जब तक कि हवाई जहाज से ना आए। अगर हवाई जहाज से आएगा तब फिर वो 20% निकालना पड़ेगा। तो दो 20% है, एक तो ये कि आपको पता नहीं चला कितना है, दिया हुआ नहीं है। अगर फ्लाइट चार्जेस नहीं दिया हुआ है तो 20% लेना है, दिया हुआ है तो उसी को लेना है जब तक हवाई जहाज से ना आए, समझ गए। फर्दर where the free on board of goods is not ascertainable but the sum of free on board value of goods and the cost referred to in clause B is ascertainable,
द कॉस्ट रेफर टू इन क्लॉज ए शैल बी 20%। कहने का मतलब हुआ एफओबी नहीं पता आपको, पर आपको पता है एफओबी प्लस इंश्योरेंस चार्ज क्या है, नहीं सॉरी मतलब क्या था वो, एफएएस फ्री अलॉन्ग साइड प्लस इंश्योरेंस चार्ज पता है, ठीक है, मतलब फ्री ऑन साइड प्लस इंश्योरेंस चार्ज, ये फ्री ऑन बोर्ड तो पता नहीं है, पर एफएएस पता है, इंश्योरेंस चार्ज पता है, मैंने वहां फ्री ऑन बोर्ड से सामान जो आगे जाएगा उस पर इंश्योरेंस क्या जुड़ेगा वो पता है, ठीक है। या फिर कहें कि आपको फ्री ऑन बोर्ड क्या था, एफएएस प्लस इंश्योरेंस सॉरी प्लस लोडिंग, जो भी था मतलब इंक्लूड करके एफओबी बनता है। और एफओबी के बाद क्या होता है, सॉरी यही गलती हुई था मुझसे, एफएएस नहीं लेना है, एफओबी क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड। सीएफ क्या होता है, सॉरी सीएफ क्या होता है, मैं तब से उल्टा ही बोले जा रहा हूँ, सीएफ क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट, ठीक है। पर आपको एफओबी नहीं पता है, पर एफओबी प्लस इंश्योरेंस पता है, फ्राइट के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो फिर आप एफओबी प्लस इंश्योरेंस का 20% लीजिएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वही चीज लिखा हुआ है, वेयर द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड इज नॉट सर्टेबल बट द सम ऑफ फ्री ऑन बोर्ड एंड द कॉस्ट रिफर्ड इन क्लॉज बी, क्लॉज बी क्या, इंश्योरेंस, मैंने फ्री ऑन बोर्ड प्लस इंश्योरेंस पता है तो उसका 20% लीजिए ए निकालने के लिए, समझ गए। अगर बी असर्टेनेबल नहीं है तो वो होगा 1.125% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड। अगर फ्री ऑन बोर्ड नहीं पता है पर सम ऑफ फ्री ऑन बोर्ड, सम ऑफ फ्री ऑन बोर्ड एंड क्लाउज है, मैंने फ्री ऑन बोर्ड प्लस फ्राइट पता है तो उसका 1.125% होगा आपका इंश्योरेंस, समझ गए। उसके बाद अगर एयर से सामान आ रहा है तो उस केस में जो क्लाउज है ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम 20% ही होगा, ठीक है। अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है क्लाउज में, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, एसोसिएशन विद डिलीवरी ऑफ इंपोर्टेड गुड टू अ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे लोडिंग अनलोडिंग, अगर आप एक्सपोर्ट वाले प्लेस का बात कर रहे हैं तो वो नहीं उसके बारे में नहीं बोल रहा है। एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, जो इंडिया आने के बाद जो लोडिंग अनलोडिंग होगा, अगर वो नहीं पता है चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पता है, तब 20%। अगर हवाई जहाज से आया है तो वो मैक्सिमम 20%। आया समझ में। अगर असर्टेन नहीं है तो, अगर असर्टेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हवाई जहाज से नहीं आया है। तो क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहला चीज चेक करेंगे असर्टेन है कि नहीं। अगर असर्टेन है तब चेक करेंगे क्या एयर से आया है। अगर हो गया कि असर्टेन नहीं है तब तो 20%। अगर असर्टेन है तो सेकंड स्टेप, एयर से आया है, बोलेंगे एयर से आया है तब 20%, नहीं आया है तो फिर जो था एक्चुअल, समझ गए, जो था एक्चुअल। अब ये लोडिंग अनलोडिंग और कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कहाँ का, यहाँ इंडिया पहुंचने के बाद लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज, हैंडलिंग चार्ज। इंडिया के पहले जो लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्ज हुआ है वो सब इंक्लूड होगा ही होगा, उसमें कुछ नहीं, 20-30%। ये 20% और ये जो भी है ये यहाँ पहुंचने के बाद का बात कर रहा है। ये जो इंश्योरेंस है यहाँ पहुंचने के बाद, मैंने एफओबी निकालने के बाद जो चार्जेस है उसके लिए कहा गया है 20% या जो भी 1.125%, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 20% में थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। वहां सबसे पहले चेक करना है असर्टेन, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्ज जो इंडिया में होने वाला है जहाज पहुंचने के बाद पता है। अगर पता है तो फिर चेक करना है क्या हवाई जहाज से आया है। अगर हवाई जहाज से आया है तो फिर वो 20% का केस आएगा। नहीं पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हवाई जहाज से आया कि पानी के जहाज से आया कि रोड से आया, 20% होगा, काम खत्म, समझ गए। अगर एफओबी नहीं पता है, फ्री ऑन बोर्ड नहीं पता है, पर फ्री ऑन बोर्ड प्लस इंश्योरेंस पता है तो उसका 20%, ठीक है। उसी तरह से अगर इंश्योरेंस का बात करें तो एफओबी नहीं पता है पर फ्री ऑन बोर्ड और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता है तो उसका 20%, 1.125%, ठीक है। तो ये है आपका रूल 10 बेसिकली, समझ गए, कोई दिक्कत। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रेफर्ड इन क्लॉज ए इंक्लूड शिप डेमरेज चार्ज। तो 20% जो कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर शिप डेमरेज चार्ज, लिटरेज चार्ज और बैरेज चार्ज सब इंक्लूड हो जाएगा। अगर ये अलग अलग दिया गया तो अलग अलग लेंगे, समझिएगा। अगर एक्चुअल दिया गया सर्टेन है तो 20% लगाना ही नहीं है जब तक हवाई जहाज से नहीं आया है। कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा कंफ्यूज बता लो, मैं खुद कंफ्यूज हुआ इसमें इसलिए कह रहा हूँ।
तो ध्यान रखिएगा, अगर हवाई जहाज से नहीं आया है और असर्टेन है तो जो एक्चुअल अमाउंट वही लेना है, लेकिन अगर आया है और असर्टेन नहीं है तो 20%, आया है असर्टेन है लेकिन हवाई जहाज से आया है तो भी 20%। ठीक है, तो स्टेप 1 लिख लीजिए, असर्टेन है कि नहीं, असर्टेन यस और नो। अगर असर्टेन का आंसर क्या आ गया, नो, तो लेना है 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड और 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड एंड इंश्योरेंस। ठीक है, अगर फ्री ऑन बोर्ड नहीं पता है तो इसका सम पता है। तो अगर आंसर यस आ गया तो चेक करना है कि बाय एयर यस और नो। अगर बाय एयर का आंसर नो आ गया तो जो एक्चुअल अमाउंट दिया गया है, अगर यस आ गया बाय एयर का आंसर तो उस केस में फिर 20% ऑफ FOB और 20% ऑफ FOB एंड इंश्योरेंस जो अवेलेबल हो मेरे पास डाटा में। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गया? अब समझ में आ गया, असर्टेन है हाँ या ना, नहीं असर्टेन है 20% ऑफ FOB, 20% ऑफ FOB प्लस इंश्योरेंस जो अवेलेबल हो अपने पास। अगर आंसर यस आ गया कि हाँ असर्टेन है तो फिर चेक करेंगे बाय एयर है कि नहीं। अगर बाय एयर का आंसर नो आया तो जो एक्चुअल अमाउंट था, बाय एयर का आंसर अगर यस आया तो 20% ऑफ फिर FOB। समझ में आ गया? उसी तरह से इंश्योरेंस के केस में क्या करना है, कुछ नहीं, वहां तो 1.125% है अगर असर्टेन नहीं है तो। ठीक है, तो इंश्योरेंस में क्या करेंगे, पहला वही चीज असर्टेन, यस और नो। अगर आंसर नो आया तो 1.125% ऑफ FOB और 1.125% ऑफ FOB प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैंने क्लाउज ए जो था वहां पे लैंडिंग होल्डिंग सब है। ठीक है, सिर्फ वो नहीं है, डेमरेज चार्जेस वो सब भी आएगा। अगर आंसर यस आया तो एक्चुअल अमाउंट, बस यहां पे इतना ही। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो सारा चीज बात हो रहा है कहां पे बात हो रहा है, मेरे पोर्ट पे आने के बाद। ठीक है, तो जो भी लैंडिंग अनलोडिंग ये सब चार्जेस है सारा कौन सा है, मेरे पोर्ट पे आने के बाद। मेरे पोर्ट के पहले जो लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज है उस सब को नहीं, उस सब के बारे में बात ही नहीं करना है, FOB के बाद का बात करना है। ठीक है, FOB के बाद का बात, वो सब तो इंक्लूड होगा ही होगा, नो डाउट, वो सब इंक्लूड होना ही होना है। ठीक, कोई दिक्कत? कब एक्चुअल अमाउंट आएगा, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग, आया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।